एटम्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है, और इसको समझने के लिए अगर हम आम चीज़ों का इस्तेमाल करें तो नामुमकिन है कि आप इसे कभी भी समझ पाएं, क्योंकि एटम्स जो हैं ये कभी भी आपको नज़र नहीं आ सकता, बिकॉज इसका जो साइज जो है वो हमारी आईज के विजिबल रेंज से बाहर है। तो एटम शब्द ये आया कहां से है, राइट? अगर हम इसको 2500 ईयर्स बैक जा करके अगर इसके बारे में देखें कि ये क्या चीज था एटम, तो उस समय आपके पास जो फिलोसफर्स थे, उन फिलोसफर्स की एक सिंपल सी थ्योरी थी कि अगर आप किसी भी चीज को शैटर करते जाते हैं इस तरीके से, स्मॉल पीस करते चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ए पीस ऑफ चॉक और आप इस चॉक को पाउडर फॉर्म में ले जाते हैं, राइट, और आपके पास इसके ग्रेन्स बन जाते हैं इस तरीके से, और फिर अगर आप इन ग्रेन्स को भी अगर आप इसको जूम कर देते हैं और फिर इसको आप डिवाइड करना पे अपनी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसको फर्दर पीसेस में इसको डिवाइड करना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इसको डिवाइड करते हुए बहुत स्मॉल पीस पे चले जाएंगे और कुछ ऐसे स्मॉल पीस पे आ जाएंगे जहां पर आपकी मशीन इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, राइट? अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट बनता था वो ये है कि अगर मैंने देखा कि इस चॉक को, एक्चुअली चॉक हम इसे कहेंगे जिससे कि आप लिखते हैं, इसको हम चॉक नहीं कहते हैं, इसे हम चॉक पाउडर कहते हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पेपर को बुक नहीं कहते हैं, बट बुक में पेपर्स होते हैं, ठीक है ना? तो इसी तरीके से इस पाउडर को हम चॉक नहीं कहते हैं, राइट? लेकिन जिस तरीके से आप एक बुक के पेज को कितना भी स्मॉल करते चले जाएं, मैं इसकी स्मॉल में इसकी लेसर नंबर ऑफ पेज को, तो आप उस किसी भी बुक में एटलीस्ट 1 पेज तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी भी किताब में भाई कम से कम 1 पेज तो होना चाहिए, अदरवाइज बुक का क्या लेना देना। तो यहां पर जो ग्रीक फिलोसोफर थे, मैंने शब्द यूज किया ग्रीक फिलोसोफर का, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास मैटर है वो मैटर जो है इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल, राइट? तो उसको आप फर्दर जो है डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, राइट? और जो डिस्ट्रक्शन है, ये शब्द यहां पर एक फिजिकल वर्ड से जोड़ दिया गया था जिसका मतलब था कट, राइट? और यहां पर जो आपको पास ये 3 लेटर दिख रहे हैं, TOM, टॉम का मतलब होता है कट, राइट? तो ये जो पूरा बन गया शब्द ए टॉम का मतलब होता है अनकट, राइट? तो ग्रीक फिलोसोफर इस नतीजे पर पहुंचे थे, काफी लंबे टाइम तक एक्सपेरिमेंट करके वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि आप चॉक को इसको डिवाइड करते हुए आप इसको पाउडर तो बना सकते हैं, लेकिन आप इसी डिवीजन से, जिस तरीके से आप इस चॉक को ब्रेक डाउन करते हैं, आप इस प्रोसेस को एंडलेसली, राइट, इसे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक बिगर पीस है चॉक का, तो आप उस पीस को स्मॉल एंड फर्दर स्मॉल आप इस तरह से कर दे सकते हैं, स्मॉल उसको कर सकते हैं, राइट, डिवाइड करके, लेकिन उस डिवीजन की एक लिमिट होगी, आप उसे एंडलेसली और अपने विलिंगनेस पे बेस्ड होकर के उसे डिवाइड नहीं करते जा सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब ये हो जाता है यहां पर कि मैं मैटर को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, राइट? तो यहां पे मैं ये वर्ड लिख देता हूं कि जब भी मैं डिवाइड वर्ड यूज करूंगा तो डिवाइड का मतलब उस जगह पे हम इसको सिनोनिम ले लेंगे कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, राइट? सो जब आप इस एटम को जब आप इस मैटर को, राइट, ध्यान रखना मैटर और एटम में बहुत बड़ा फर्क है। तो मैटर को जब आप डिवीजन करते हैं तो उस डिवीजन की एक लिमिट होती है और उस लिमिट को हम नाम दे देते हैं एटॉम, मींस अनकट। यानी कि वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आया है जिसके कि फर्दर, जिससे आगे
डिवीजन इम्पॉसिबल है, उस स्मॉलेस्ट पीस को, उस स्मॉलेस्ट सब्सटेंस को हम नाम देते हैं एटम्स का, राइट। अब फिजिकली देखा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वो चीज आपके नजर में आनी ही चाहिए, अगर वो इनडिविजिबल है तो ऐसा नहीं कि नजर में आनी चाहिए, परंतु ये बात जरूरी है समझना कि आप इसको थ्योरेटिकली समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को आप अगर इस तरीके डिवाइड करते जाएंगे, डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, आप चॉक को पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं और पाउडर को फाइन पाउडर में, लाइक फेस पाउडर्स के जो पार्टिकल्स है उस तरीके से उसको और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस तरह से करने से आप सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसका जो एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में वो खत्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, राइट। तो ऐसा लिमिट लग गई है हमारे इस पॉइंट पर जिसको हमने नाम दिया हुआ है एटम। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट लिमिट बियॉन्ड विच वी कैन नॉट डिवाइड ए मैटर फर्दर। ओके, ऑलराइट। अब यहां पर एटम्स की काफी सारी कैटेगरीज थी। अब देखिए बुक में भी इस चीज को समझाया गया है, जैसे कि यहाँ पे ये एक ग्रेन ऑफ सैंड की एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, ये ग्रेन ऑफ सैंड की एग्जांपल लिया गया है बताने के लिए, बस आप इसको जैसे मर्जी समझ लीजिए। मैंने बुक के पेज के बारे में बात किया है। तो यहाँ पर देखिए बात है कि एटम जो है कितने बिग होते हैं। वैसे तो ये काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं, लेकिन ये शब्द थोड़ा सा अजीब है, यहाँ होना चाहिए हाउ स्मॉल द एटम्स आर। ओके, सो मैं यहाँ पर आपके पास एक इसकी सिंपल आपको पिक्चर बता देता हूँ कि इसकी क्या बननी चाहिए। इस पिक्चर आपको यहाँ पर इस जगह पे आपको एक कार्टून नजर आ रहा है, राइट। और ये कार्टून जो है ह्यूमन बीइंग का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके मैंने हेड पे कुछ हेयर्स ड्रॉ किए हुए हैं। इफ यू टेक दिस हेयर एंड यू जूम दिस हेयर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा पीस बना देता हूँ, ये बड़ा हेयर हो गया मेरे पास। और इसके बाद फिर मैं इस हेयर के 2 पीस कर देता हूं इस तरीके से, 2 पीस, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं इसके फर्दर पीसेस इस तरीके से करता चला जाता हूं, नंबर ऑफ पीसेस मैं इसके केवल 1000 पीसेस इसके कर देता हूं, राइट। तो अब आपके पास जो 1000 पीस करने के बाद जो सिंगल स्ट्रेन पीस आएगा, सिंगल पीस जो आएगा इस हेयर से, इसकी जो थिकनेस है, इस हेयर की जो थिकनेस है, दैट इज द थिकनेस ऑफ एन एटम, राइट, थिकनेस ऑफ एटम। तो क्या मतलब बना इसका? मतलब ये बना कि ह्यूमन हेयर का अगर मैं 1000th पीस कर दूं तो वो मेरे पास एटम की थिकनेस आती है, राइट। और इस बात को यहां पर शो किया जाता है इस चीज से। यहां पर इस n का मतलब होता है नैनो, और मीटर का मतलब होता है मीटर। मींस कि अगर आपके पास 1 मीटर की लेंथ है, और अगर आप उस 1 मीटर की लेंथ को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने 2 पीस में कर दिया, फिर मैंने इसको यहाँ पे भी 4 पीस में कर दिया, आप इसे केवल 100 करोड़ पीसेस में डिवाइड करेंगे, राइट। तो 100 करोड़ पीसेस में डिवाइड करते जाएंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके, तो जो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट बनेगा, दैट विल बी द साइज ऑफ एन एटम, दैट विल बी साइज ऑफ एन एटम। ओके, यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कंपेयर करने के लिए कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका साइज सबसे स्मॉल है, और पूरा का पूरा जो जुपिटर प्लैनेट है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो हाइड्रोजन का जो साइज है वो 10 to the power -10th ऑफ द मीटर है, राइट, ये सबसे छोटा है। और इसके बाद एक और टर्म दे दिया है मॉलिक्यूल का, राइट। सो मॉलिक्यूल क्या है? जब आपके पास एक एटम दूसरे एटम से जुड़ जाता है, सो इसे हम बोलते हैं बेसिकली मॉलिक्यूल,
राइट, मतलब कि मिनिमम 2 एटम जुड़ने चाहिए, 3 जुड़े, 4 जुड़े, 10,000 जुड़े, कोई दिक्कत नहीं, पर मिनिमम 2 जुड़ेंगे तो ही वो मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, अब यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल है और मैंने ये पिक्चर वाटर के मॉलिक्यूल की नहीं बनाई है। वाटर मॉलिक्यूल है, ये बताया गया है कि इसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स बिगर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 10 की -10 है, ये 10 की -9 है। इसके बाद जो ह्यूमन ब्लड का हीमोग्लोबिन है वो वाटर के मॉलिक्यूल से भी देखिए 10 टाइम्स फर्दर बिग है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का वो वाटर के मॉलिक्यूल से ज्यादा बिगर है, और इससे भी फर्दर 10,000 टाइम्स बिगर है एक सैंड का ग्रेन, जो कि ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर डॉट नजर आ रहा है। राइट, इसके बाद कंपेयर किया गया है कि इससे बड़ा मींस कि जो ग्रेन ऑफ सैंड है इससे 10 टाइम्स बिगर होता है एक एंट का एवरेज साइज। राइट, और फिर इससे 100 टाइम्स मींस एक चींटी से 100 टाइम्स बिगर होता है एक एप्पल। राइट, सो ये जो है पॉइंट समझने का है कि किस तरीके से यहाँ पे साइज का वेरिएशन है। अब देखिए, अगर बात करें विजिबिलिटी का, तो हमारी जो आंख है वो इस लेवल के नीचे का तो देख सकती है ग्रेन ऑफ सैंड तक, लेकिन हम लोग हीमोग्लोबिन तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ग्रेन ऑफ सैंड से देखिए हीमोग्लोबिन जो है 10,000 टाइम्स स्मॉल हो जाता है। राइट, तो हमारी आंख उसे नहीं देख पाती है। ओके, इस पिक्चर में आपके पास सिलिकॉन एक एलिमेंट है, उसका ये पिक्चर लिया गया है, और ये पिक्चर में आप ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई टाइनी एटम्स आपको नजर आ जाएंगे, ये केवल सरफेस की पिक्चर ली गई है और इसको काफी जूम किया गया है, बट यहाँ पर किसी भी तरीके का एटम नहीं देखा गया है, और एटम्स को विजुअलाइज करने वाली अब तक कोई मशीन भी डेवलप नहीं हुई है, और सबसे बड़ी बात वो हो भी नहीं सकती है। खैर, इसके साइंटिफिक रीजन है कि वो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन अब जो हम लोग इन एटम्स को देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एटम्स हैं। जब ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एटम, जब एटम्स सिमिलर एटम्स, राइट, यहां पे मुझे लिखना चाहिए वर्ड सिमिलर एटम्स। जब सिमिलर एटम्स की ग्रुपिंग हो जाती है तो उसे हम नाम दे देते हैं एलिमेंट का। ठीक है, मतलब ये है कि ये हो गया मेरे पास एक एटम, ये हो गया 2 एटम, ये हो गया 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम। अब मैं इसे नाम दूंगा कि ये एक एलिमेंट है। राइट, अब एलिमेंट ही आपको नजर आता है आपके रेगुलर जो डेली लाइफ है उसमें। आप देखेंगे कि आपके पास कोई आयरन का आपके पास नेल होगा, अपने घर में देखा होगा, आपके पास आयरन का पिन होगा, स्टेपलर पिन्स हैं, या गोल्ड के आपने रिंग्स बनवा रखे होंगे इस तरीके के, या प्लेटिनम के रिंग्स बनवा रखे होंगे, या कॉपर के कड़े होते हैं लोगों के पास। तो ये जो है ये एलिमेंट्स हैं। सो कॉपर क्या चीज है? कॉपर एक एलिमेंट है, मतलब कि इस एलिमेंट में यानी कि इस कड़े के अंदर जो सारे एटम्स हैं, सारे एटम्स वो ब्राउनी कॉपर एटम्स होंगे। राइट, अब ये बात देखो अलग है कि हम लोग कॉपर में गोल्ड को मिक्स कर लेते हैं या कॉपर में आयरन को मिक्स कर लेते हैं, तो वहां पर वो फिर एलिमेंट नहीं रह जाता है, वहां पर वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट बनेगा। ठीक है ना। उसी तरीके से आयरन है कि अगर ये नेल है तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, टाइनी एटम जितने भी होंगे इसके अंदर, वो सारे आयरन के ही होंगे। और इस बात को हम मतलब इमेजिन करके चल रहे हैं कि आयरन के नेल में 100% केवल आयरन के ही एटम्स होंगे, और यदि किसी दूसरी एटम्स को इसमें पाया गया तो मैं सिर्फ ये बोल दूंगा कि यहाँ पे जो आयरन है, आयरन के नेल है, वो 100% प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट हैं। राइट, सो ये बात है कि एलिमेंट हम किसे कहते हैं। तो एलिमेंट्स हम कहते हैं बेसिकली सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम्स को। राइट, यहाँ पर कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने कि इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी में काफी बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन इनमें से सबसे जो पहला पर्सन आता है, राइट, वो है जॉन डाल्टन। इन्होंने 1803 में अपनी तरफ से कुछ उन एलिमेंट्स को सिंबॉलिकली लिखा। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कड़ा है, ठीक है, आपके पास ये कड़ा है, कॉपर का बना हुआ है, आपके पास ये एक लोटा बना हुआ है, कॉपर का है, आपके पास यहाँ पर एक बकेट है, ये भी कॉपर का है।
राइट। आपके पास एक यहाँ पर ये ऐसे करके मग बना हुआ है, ये भी कॉपर का मग बना हुआ है। अब ये चारों चीजें कॉपर की हैं, तो इन चारों चीजों में क्या चीज कॉमन है कि वो कॉपर हैं, राइट। कल को किसी के पास कोई यहाँ पर ऐसे करके रिंग बन गई है तो वो भी कॉपर का है, कोई नेकलेस है कॉपर का, वो भी हो सकता। तो अलग अलग चीजें हैं पर उन सब में कॉपर है, राइट। तो डाल्टन ने क्या बताया कि आपके पास जब भी कॉपर है तो आप इसे कॉपर को कैसे बताएंगे किसी के लिए, आप कैसे बोलेंगे कि इसे कॉपर है। हाउ विल यू राइट कॉपर ऑन योर पेपर, राइट। हाउ विल यू राइट कॉपर ऑन योर पेपर, उसका सेंसफुल मीनिंग क्या निकलेगा। एक तो तरीका यह है कि मैं इसको COPPER लिख दूं, जो कि साइप्रस का बिगड़ा हुआ नाम है। साइप्रस एक सबसे बढ़िया सिटी है, तो साइप्रस से बना है कॉपर। अब डाल्टन इन बड़े शब्दों के बाद एक छोटा सा सिंबल बनाने लग गए थे, और वो सिंबल यहां पर आपको दिख रहे हैं, राइट। ये देखिए, तो डाल्टन का सिंबल बड़ा ही सिंबल था। देखिए, अगर हाइड्रोजन है तो आपको एक डॉट लगाना है सेंटर पे, ऐसा ब्लैक डॉट, और इस डॉट के अराउंड एक सर्कल बनाना है, इसका मतलब हाइड्रोजन है। यानी कि अगर आपने हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखा और इस तरीके से लिखा तो एक ही बात होगा। कार्बन के लिए भी ऐसा होगा, बट इसके अंदर कलर ग्रे होगा, और ऑक्सीजन होगा तो इसके अंदर कलर व्हाइट होगा। सिमिलरली फॉस्फोरस है तो आपने इसके अंदर ये मर्सिडीज बेंज वाला साइन बनाना है, ट्रायंगुलर साइन, और सल्फर में ये प्लस का साइन हो जाएगा। आयरन के लिए सर्कल में आई हो जाएगा, सिल्वर के लिए देखिए एस हो जाएगा, ठीक है। लेड के लिए एल हो जाएगा, कॉपर का सिंबल है कि सर्कल में सी हो जाएगा। अब आप ध्यान रखना कि कॉपर जो है उसका सर्कल में सी है, लेकिन कार्बन के सर्कल में सी नहीं है, राइट। इसी तरीके से गोल्ड के यहाँ देखिए सर्कल में जी लिखा, साथ में यहाँ पे कुछ ये नोटेशन बना रखे हैं, राइट। प्लेटिनम के लिए यहाँ पे सिंपली पी है। मर्करी के लिए यहाँ देखिए सिर्फ सर्कुलर गोल्ड रिंग्स है यहाँ पर मर्करी, बिकॉज ये ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है। अब इसके पीछे अलग थ्योरीज है कि डाल्टन ने यही वाले सिंबल्स क्यों रखे, राइट। इसकी थ्योरी हमने नहीं इसमें करनी है, लेकिन आप देखिएगा कि इन सभी सिंबल्स में आपको काफी कंफ्यूजन होती है कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि किसका सिंबल क्या है, वो लिंक नहीं पता चलता। जैसे सबसे बढ़िया सिंबल है गोल्ड का, मुझे लगा प्लैटिनम का लगा, क्यों? क्योंकि सर्कल में जी लिखना, सर्कल में पी लिखना, सर्कल में एल लिखना, सर्कल में एस लिखना वो ठीक था, लेकिन यहाँ देखिए आपने सर्कल में एस इसके लिए नहीं लिखा, आपने यहाँ पे प्लस बना दिया। यहाँ पर आपने पी भी नहीं लिखा, आपने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया। अब आप पी क्यों लिख सकते थे? क्योंकि पी तो आपने ऑलरेडी प्लैटिनम के लिए बुक कर लिया, एस आपने ऑलरेडी सिल्वर के लिए बुक कर लिया, तब आप इसको दोबारा से एस विद सर्कल नहीं लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि अब हम इसको कैसे डील करेंगे, राइट। तो इसके बाद फिर जो चीज हुई थी, मतलब डाल्टन की जो थ्योरी आई थी 1803 में, बर्जीलियस ने 1813 में, राइट, करीब करीब इसके 10 साल के बाद एक नए सिंबल्स बना दिए। वो नए सिंबल्स कुछ इस तरीके से, बर्जीलियस के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट लेटर को सिंबल ले लेंगे, जैसे यहाँ पे एच, यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ, राइट, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, और अब यहाँ पे जैसे कॉपर है, अब देखिए कॉपर में भी सी आ गया और यहाँ कार्बन में भी सी है, तो बर्जीलियस ने इसके लिए Cu बताया, राइट। और Cu जो शब्द है तो वो कुप्रम से आया था। कुप्रम जो है लैटिन भाषा में कॉपर को कुप्रम बोला जाता था, लैटिन भाषा में। तो वहां से जो पहले दो लेटर्स इकट्ठे कर लिए, अगर पहला लेटर सी है और वो इस लेटर से सिमिलर हो गया तो आप एक और लेटर ले लेंगे, राइट। ऐसे ही लेड के लिए जो सिंबल है वो Pb है। अब Pb बना है प्लम बम से, राइट, प्लम बम से। अब आप इसमें ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे Pl क्यों नहीं ले लिया, राइट। तो जो भी इसमें जो सबसे स्ट्रेसफुल वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उनको इकट्ठा किया गया तो ये प्लम बम बन गया। सिमिलरली आयरन के लिए जो है फेरस, राइट, और फेरम से बना है Fe, इसका सिंबल होगा Fe फॉर आयरन। सिल्वर के लिए था वर्ड अर्जेंटम, अर्जेंटम, और यहां से बना सिंबल हमारे लिए Ag। अब आप इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि ये Ar क्यों नहीं है, बिकॉज Ar इज ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉर आर्गन। हालांकि ये बात अलग है कि आर्गन की डिस्कवरी जो है बाद में हुई थी, अर्जेंटम नाम पहले रखा गया था, राइट। ओके, सिमिलरली गोल्ड के शब्द है औरम, और औरम से बना Au। प्लैटिनम के लिए है वर्ड Pt, और ये है प्लैटिनम, बिल्कुल सही है, प्लैटिनम। सिमिलरली मर्करी के लिए सिंबल है Hg, और ये Hg बना है हाइड्रा गायरम, इस शब्द से बना है मर्करी का सिंबल Hg, राइट।
प्रेजेंटली हमारे पास 120 एलिमेंट्स हैं और ये उनमें से कुछ एलिमेंट्स के ही सिंबल्स हैं। जैसे एल्यूमिनियम के लिए आप AL, आर्गन के लिए AR, बेरियम BA, बोरोन का B नॉट BO, ब्रोमीन का BR, कैल्शियम का CA, कार्बन का C नॉट CA, क्लोरीन का CL एंड कोबाल्ट के लिए CO, सिमिलरली कॉपर के लिए CU एंड देयर इज नो U, आप ध्यान रखना इसका नाम था कुप्रम से। फ्लोरीन के लिए F, देन गोल्ड के लिए ऑरम AU, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन के लिए Fe फ्रॉम फेरस और फेरम, लेड के लिए प्लम्बम, मैग्नीशियम के लिए Mg, नियॉन फॉर Ne, एंड यहां पर भी आपके पास कुछ ये एलिमेंट दे रखे हैं। नाइट्रोजन सिंपली N, ऑक्सीजन जस्ट O, पोटेशियम K फॉर कैलियम, राइट, पोटेशियम फॉर कैलियम, सिलिकॉन Si, सिल्वर इज Ag, सोडियम इज Na फ्रॉम नेट्रियम, राइट, नेट्रियम। सिमिलरली सल्फर का S है, यूरेनियम का U है, जिंक का जिंक, राइट। सो ये कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स के दे रखे हैं जो कि हमने तैयार करने हैं। अपने इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको इसको तैयार करना ही पड़ेगा। तो चलिए आपके फटाफट से चेक करते हैं कि आपने अभी तक इसमें जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना चीज याद रह गया। मैं यहाँ पे सिंबल्स लिखूंगा और आपको एलिमेंट्स के नेम बताने हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे सिंबल लिख दिया F, राइट। अब आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इनके नेम्स आप लिखेंगे F, CO, CU, CR, C, then P, then PT, then similarly PD, right, and PO, then यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं AR, AT, ठीक है। मैं आपको इनके नेम बता देता हूँ, आप इसको थोड़ा थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, काफी इसमें नए नए भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये तो तीन आपके पास हैं। दिस इज फ्रॉम क्रोमियम, राइट, दिस इज क्रोमियम। देन दिस इज पोलोनियम फ्रॉम पोलैंड, पोलोनियम। देन पैलेडियम, राइट, ये नया है आपके लिए, पैलेडियम, पोलोनियम। एस्टेटीन, राइट, ये एस्टेटीन है। आर्गन आपके पास होगा ये वाला, राइट। सो अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है कि आपको इन एलिमेंट्स के जो सिंबॉलिक नोटेशंस हैं इन्हें बिल्कुल अपने माइंड में याद रखना है। व्हाई? बिकॉज दीज आर द अल्फाबेट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपके पास ये अल्फाबेट्स नहीं है तैयार तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट। सो हमें ये अल्फाबेट्स तैयार होने चाहिए और इसको सिर्फ यही है कि आप इसको जितनी बार इसको आप पढ़ेंगे आपको ये याद आ जाएगा। इसको लिख लिख करके रटने की जरूरत नहीं है।